नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के डेली एमसीक्यू की। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम। चलिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, तो अभी रिसेंटली हमारे देश ने 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देख लिया, ठीक है। और यह क्या है, तो यह है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। चलिए वुमेन रिजर्वेशन के रिगार्डिंग 3 सेंटेंस दिए हैं, आपको बताने हैं उनमें से हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट। पहला, इट रिजर्व्स 1/3 33% ऑफ सीट्स इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द दिल्ली असेंबली फॉर वुमेन। तो ये बात कैसी है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, दिस विल ऑल्सो अप्लाई टू द सीट्स ऑब्जर्व फॉर एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। मतलब कि जो हम टोटल में से 33% वुमेन के लिए रिजर्व कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमारे देश में एससी और एसटी के लिए लोकसभा और लोकसभा के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो हमारी रिजर्वेशन सीट है, उनमें भी हमें वुमेन को रिजर्वेशन देना है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, दिस रिजर्वेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द अपकमिंग 2024 जनरल इलेक्शन। देखिए ये बात इस बिल के हिसाब से बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है सर जी? क्योंकि इस बिल में क्या लिखा है कि भैया जब हमारा नेक्स्ट सेंसस होगा, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन में करवाएंगे, ठीक है। मतलब कि हम इसका अमल करवाना शुरू करेंगे 2024 के बाद। देखिए अब ऑफिशियली प्रोविजंस देखने जाए तो हमारे देश में डिलिमिटेशन होने वाला है 2026 के बाद में, ठीक है। 2026 के बाद में जो भी हमारा पॉपुलेशन सेंसस होगा, उस पॉपुलेशन सेंसस के बेस पे हमारी सीट के क्या करेंगे, हम फिर से एलोकेट करेंगे, ठीक है। और इस एलोकेट के दौरान हम 33% वुमेन रिजर्वेशन लेके आएंगे। अब हालांकि 2026 के बाद होने वाला है 2031 में हमारा पॉपुलेशन काउंट, ठीक है, लेकिन यह पॉपुलेशन काउंट 2021 में नहीं हुआ था, ठीक है। तो अभी अमित शाह जी ने बताया है कि जैसे ही 2024 का इलेक्शन खत्म होगा, हमारी सरकार आएगी, तो 2025 में ही हम पॉपुलेशन काउंट की शुरुआत कर देंगे। तो 2025 में पॉपुलेशन काउंट कर दिया, 2026 में सारा हमें माजरा पता चल जाएगा। उसके बाद नए तरीके से हम डिलिमिटेशन करने के साथ साथ नई सीट एलोकेट करेंगे, उनमें 33% वुमेन रिजर्वेशन होगा। ये 2024 नहीं 2029 से लागू हो, ऐसी प्रबल संभावना है। तो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस गलत है। हमें पूछा है कितने सेंटेंस सही, तो भैया ऑप्शन बी ओनली 2 सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। चलिए देखिए क्या हुआ है कि जो बिल को राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने पास कर दिया था, याद रखिएगा ये बिल नंबर था 128, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछे तो आपको याद रखना है 106। चलिए एक काम कीजिए, 101, 102, 103, 104, 105, ये जो 5 हमारे पिछले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यह कौन कौन से हैं, उनके बारे में एक एक लिटी या एक एक वर्ड में आपको मुझे बताना है, ठीक है। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है यह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो यह जो रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा, यह दिया जाएगा 15 साल के लिए, ठीक है। हालांकि अगर उसको कंटिन्यू रखना है तो कौन डिटरमाइन कर पाएगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन कर पाएंगे। और आपको पता है कि इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर किसी चीज़ की उसमें भी अगर रिजर्वेशन की शुरुआत कर दिया तो बाद में उसको हटाना काफ़ी मुश्किल भरा काम है, ठीक है। लेकिन हमें एग्जाम के लिए याद रखना है 15 साल। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अब्राहम एकॉर्ड इज ऑफन इन सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। भैया अब्राहम एकॉर्ड किन के बारे में है? अब इसके बारे में आपका आंसर होगा, तो यह आंसर क्या होगा, ठीक है।
क्योंकि इसका जो आंसर है यही तो है इसका क्या कंटेक्स्ट है। ठीक है, पहला बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड अरब नेशन, दूसरा क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट अमोंग अफ्रीकन नेशंस, प्रोवाइडिंग फंडिंग टू आइसलैंड नेशन अंडर लॉस एंड डैमेज फंड, और लास्ट वाला ऑप्शन है एग्रीमेंट अमोंग अरब नेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा यह आंसर होगा ऑप्शन ए, यह है बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड अरब नेशंस। ठीक है, अभी क्या है तो अभी चल रहा है वॉर चल रहा है। ठीक है, और इस वॉर के दौरान हमारे सामने इजराइल, और इजराइल कौन सा देश है, इजराइल ज्यूज कंट्री है। ठीक है, और जो अरब नेशन है यानी कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनके साथ उनका टाइप कराने में यूएसए का काफ़ी बढ़िया रोल रहा था। तो उसी के रिगार्डिंग ये बात फिर से करंट में थी, इसीलिए आपको बता दिया कि भैया अब्राहम रेकॉर्ड किन किन के बीच में है। ठीक है, तो यह एक बायलैटरल एग्रीमेंट है जो कि अब्राहम रिलीजन जो है, देखिए ऐसा कहा जाता है कि यह अब्राहम रिलीजन जो है उन्हीं में से 3 अलग अलग रिलीजन निकले हैं। कौन से सर जी, देखिए एक तो ज्यूस निकला है, एक क्रिश्चियनिटी निकली है और एक मुस्लिम निकले हैं। ठीक है, यही 3 जो है उनके जो पेरेंट है, पेरेंट रिलीजन अगर हम कहा जाए तो वह होता है अब्राहम को। ठीक है, तो चलिए इतना आपको याद रखना है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। ग्लोबल जेंडर गैप इज पब्लिश्ड बाय, चलिए भैया बता दीजिए, बहुत आसान सा सवाल लेके आए आपके लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएनडीपी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम माफ कीजिएगा यहाँ पे फिर से आ गया है, और द वर्ल्ड बैंक। तो क्या आएगा सही आंसर, सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर आपने ऑप्शन सी किया है तो वो भी सही है क्योंकि इस बार टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अभी क्या हुआ है तो अभी उसका लॉन्च किया हुआ है 17th एडिशन। ठीक है, और इस 17th एडिशन में ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है वह जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको 4 इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से 4 इंडिकेटर, पहला इकोनॉमिक पार्टिसिपेशंस एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा एजुकेशनल अटेनमेंट, तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवर, और चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इन चारों फील्ड में वुमन का क्या स्टेटस है उसी के बेस पे आप कह सकते हो कि कोई भी कंट्री में किस हिसाब से वहाँ पे एक जेंडर गैप दिखाई देता है। चलिए आप मुझे बता दीजिए कि जो 17th एडिशन है उसमें 146 कंट्रीज़ को हमने क्या किया है, हमने उनको बेस लिया है, उनमें से इंडिया का नंबर कितना है, What is the rank of Indian position on 17th edition of Global Gender Gap Report? ठीक है, चलिए इतना आप बता दीजिए, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। द एरिया नाउन एज गोलन हाइट्स रिलेटेड टू, चलिए भैया बता दीजिए, वर्ल्ड जियोग्राफी का यह एमसीक्यू है, हालांकि यह कैसा है PYQs है। आपको पहले ही कुछ दिन पहले हमने एक करंट अफेयर्स के न्यूज़ में इसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो गोलन हाइट्स सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया या सेंट्रल अफ्रीका, कहाँ पे आएगा, जी हाँ ये आएगा ऑप्शन बी, मिडल ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे आया है। सर जी कहाँ पे है, तो भैया अभी जो न्यूज़ है अभी देखिए ये है इजराइल। ठीक है, इजराइल के बगल वाले कंट्री में यहाँ पे आएगा इजिप्ट, आप सबने आंसर दिया था गल्फ ऑफ अकाबा, ये हो गया जॉर्डन, ऊपर हो गया सीरिया, ये हो गया लेबनान, और ये हो गया मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेस्ट बैंक है और वेस्ट बैंक के साथ में यहाँ पे हो गया डेड सी। तो हमें जो ये वाला इलाका देख रहा है, मतलब कहाँ पे, देखिए छोटे वाले मैप से जूम करके बड़े वाले मैप में आ जाइए, तो इजराइल जो है ये इजराइल का सीरिया के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे यह प्लेस आया है जिसका नाम है गोलन हाइट्स। ठीक है, ये भी ज़्यादा ही मतलब क्या कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट वाला रीजन रहता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गोलन हाइट्स। एक और यहाँ पे चीज़ याद रखिए, ये है सी ऑफ गैलिली, क्या है, सी ऑफ गैलिली, और नीचे जो है यहाँ पे है डेड सी। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना ब्लू ब्लू, यही है हमारा सी ऑफ गैलिली। ठीक है, चलिए जॉर्डन कंट्री हो गया, ऊपर हो गया लेबनान हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय, चलिए भैया बता दीजिए इकोनॉमिक आउटलुक कौन बाहर निकालता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर वर्ल्ड बैंक। तो क्या आएगा आंसर, जी हाँ उनका आंसर सही आएगा ऑप्शन ए,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। देखिए अभी क्या किया है कि IMF ने अभी अपना एक इंडेक्स निकाला है, उन्होंने फोरकास्ट किया है और उस फोरकास्ट में उन्होंने वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज़ के क्या निकाले हैं, प्रोजेक्शन निकाले हैं कि भैया उनका GDP ग्रोथ कितना होगा। उसी में इंडिया का कितना रहा है तो उन्होंने बताया है कि भैया आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.3% रहेगा। ठीक है, वर्ल्ड का पूछा जाए तो वर्ल्ड का प्रोजेक्शन है उनका 2.9%। ठीक है, 2023 में था 3.0 का। एडवांस इकोनॉमी की बात करें, एडवांस इकोनॉमी मतलब जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया है, जैसे कि US हो गया, यूरो एरिया हो गया यानी कि यूरोपियन वाला एरिया हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटाली, स्पेन, जापान, UK, कनाडा और अदर जो कंट्रीज़ है, वैसी कंट्रीज़ का अगर हम ओवरऑल देखने जाए तो 2023 में 1.5% ग्रोथ था, जो कि होने वाला है 2024 में 1.4%। और इंडिया जैसे अगर कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कहे तो 2023 में यह 2024 में 4.0 और 23 में भी 4.0 ही रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड का आउटपुट है प्रोजेक्शन 2.9%, एडवांस इकोनॉमी का 1.4%, इमर्जिंग का 4.0% और इंडिया का देखने जाए तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट दिख रहा होगा 6.3%। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो तो यह है चाइना का, कितना है चाइना का है 4.2%। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। IMF निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, आपको बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निपा वायरस। देखिए क्या हुआ है, अभी केरल में हाहाकार मचा रहा है। ठीक है, तो आपको केरल में जो आगे बढ़ता जा रहा है ऐसा निपा वायरस के बारे में पता होना चाहिए। पहला, इट इज़ जेनेटिक डिसीज विच इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। क्या सही है, आपको बताना है 3 सेंटेंस, उनमें से सही बताना है। ठीक है, पहला। दूसरा सेंटेंस, इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब कि एक बंदे को हुआ है तो उसके थ्रू दूसरे बंदे को यह निपा डिसीज हो सकता है। तीसरा, इट हैज़ लोअर ट्रांसमिशन रेट देन COVID-19। क्या, चलिए बता दीजिए 3 में से कौन सा सेंटेंस सही है। तो पहला सेंटेंस गलत है, क्यों? क्योंकि यह बैक्टीरिया से नहीं हो रहा है, यह होता है वायरस इससे। ठीक है, और ये वायरस ना, ये खतरनाक वाला वायरस रहता है, वो जो 3 इडियट में आप देखते हो ना, वीरू सहस्त्रबुद्धि, उससे भी ज़्यादा खतरनाक। ठीक है, चलिए जोक्स अपार्ट, तो पहला वाला सेंटेंस हमारा गलत है। दूसरा वाला सेंटेंस कि भैया एक इन्फेक्टेड पर्सन से हमारे दूसरे बंदे में यह हो सकता है, तो ये बात सही है। और इतना खतरनाक है, लेकिन COVID-19 जितना अभी हमने इसके लिए बंद नहीं किया है, हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया है। इसका मतलब इसका जो ट्रांसमिशन है वो COVID-19 से कम है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सेंटेंस सही है, ऑप्शन बी ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। और जो हमारा निपा वायरस है यह कैसा है, वायरस के साथ होने वाला है, मतलब वायरस के थ्रू होने वाला है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, तो अभी केरला में इसका फिर से हमें राइज देखने को मिला है। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखने जाए तो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है सर जी, इस रोग में क्या होता है, तो देखिए उसमें फेवर आते हैं, हेडेक आता है, कफ, शॉर्ट थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है, उल्टियाँ होती है। ठीक है, और इसका फैटालिटी रेट देखने जाए तो 40 से 75% है। ठीक है, अब मतलब कि आप इसकी अहमियत समझ सकते हो कि अगर 100 लोगों को यह डिसीज़ हुआ है तो उनमें से 40 से 75 लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन कहता है, WHO कहता है। तो इसी के लिए निपा वायरस को अभी हमें ट्रांसमिशन करने की, रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के MCQ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको चाहिए इसकी PDF तो आप मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, काइरोस UPSC पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।